किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा। लोगों के 18-20 हज़ार रुपये इंजन खुल जाते हैं। मैंने ज़्यादा राइडें नहीं करी हैं, जैसे एक मैंने करा था इस पे जयपुर का राइड, फिर मैं आगरा गया, देन मैं एक बार इससे अजमेर भी गया था। सो दोस्तों, जब भी हम किसी बाइक के बारे में बात करते हैं ना, तो चाहे टीनेजर हो चाहे ओल्ड एज का बंदा हो, सबसे पहले जो दिमाग में एक ब्रांड आता है ना, वो आता है रॉयल एनफील्ड। और लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं इस बाइक से, यानी कि रॉयल एनफील्ड। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस बाइक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सुन के हैरान हो जाओगे। मैं तो हैरान हो ही चुका हूं और आप लोग को भी हैरान करने वाली ये वीडियो लेके आया हूं। तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इसके ओनर खुद ही आपको बताएंगे। एंड जब इसके किलोमीटर सुनोगे ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। गेस करो कितने होंगे? 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख? जी नहीं, पूरे 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, हमारे बीच आ चुके हैं ओनर इस बाइक के, सुनील राफा भैया, और वो मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे इस बाइक को इन भैया ने 1.5 लाख किलोमीटर तक चलाया। और सबसे शॉकिंग बात, किसी इंजन के लिए 1.5 लाख किलोमीटर चलना बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बड़ी जो बात है जिसको सुन के मैं शॉक हो गया कि आज तक इसका हाफ इंजन तक भी नहीं खुला। हाफ इंजन जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि पिस्टन बोर काम आ जाता है, धुआं देने लगती है वाइट, वो तक भी नहीं आया। तो भैया आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये मॉडल कौन सा है, कौन से टाइम पे आपने लिया था, और यही थोड़ी बहुत आप चीज़ें पहले आप बता दो हमारे ऑडियंस को। तो समीर, ये 2015 का मॉडल है। अप्रैल 12, 2015 को मैंने ये बाइक परचेज करी थी यामा के शोरूम से। तो ऑलमोस्ट 8 साल के आसपास इस बाइक को हो चुका है। जैसा कि इसके किलोमीटर के बारे में समीर ने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आप सबको बता दिया होगा। ये अराउंड 160 के आसपास चल चुकी है, फिर भी हमने 1.5 लाख बोला है क्योंकि हमने राउंड फिगर लिया हुआ है। तो 1.5 लाख किलोमीटर ये मेरी पूरी बाइक चली है। ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। अब रीज़न क्या है कि इतना ये अच्छे से अभी भी वर्क कर रही है? रीज़न एक सिंपल सा है कि अगर आप इसको वेल मेंटेन रखेंगे, आपके पास कोई भी व्हीकल हो। दूसरा क्या है कि यामा का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। इस मामले में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, इस बाइक के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं तो भाई 150 सीसी की ये बाइक है, 14 bhp की ये बाइक आती है। और ये एंटायरली पूरे बाइकर कम्युनिटी में इंडिया में पहली ऐसी बाइक थी जो कि 150 सेक्शन का रियर टायर आता था। और उस टाइम पे ना इस बाइक को हम ज्यादातर इसी नाम से पहचानते थे कि भाई मोटे टायर वाली बाइक। इसका एक वर्जन आया था नेकेड में और एक आया था फेयरिंग में, फेजर। तो मैं अब भैया से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने 8 साल के स्पैम में इसको बहुत चलाया भाई, 1.5 लाख किलोमीटर दम नहीं होता। मतलब मेरे लिए तो अनइमेजिनेबल है किसी बाइक के लिए कि 1.5 लाख किलोमीटर चल जाए। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपने कितनी सर्विस इसकी कंपनी में कराई और कितनी सर्विस इसकी बाहर कराई है? क्योंकि जनरली मैंने सुना है कि यामाहा की बाइकें बहुत अच्छी होती है, इंजन रिलायबल होता है, बट उनका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि भाई सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, जहाँ तक मेरी बात है यार समीर, जो सर्विस का इशू रहता है वो मोस्टली हर ब्रांड के साथ रहता है, क्योंकि जब तक फ्री सर्विस मिलती है तब तक आपको भी पता है कि सर्विस कैसे करते हैं। हाँ, वो तो बस चल रही है गाड़ी। भूलने को लोग बोलेंगे कि नहीं हमारा ब्रांड अच्छी सर्विस करता है या हमारा ये अच्छी सर्विस होती है, यहाँ अच्छी होती है। बट ग्राउंड की जो रियल आज की डेट में पोजीशन है वो यही है कि जो पेड सर्विस होती है वो अच्छी होती है। बाकी जो फ्री सर्विस होती है वो आज भी ऐसी होती है कि जस्ट इंजन ऑयल निकाला, बाइक वॉश करके दे दी, नया डाला, खत्म। तो ये बाइक मैंने ली थी जब अप्रैल 12, 2015 में। तो मेरी जो फर्स्ट सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर, 1000 के आसपास मैंने इसको चलाया था अप्रोक्स। तब मैंने जब इसकी सर्विस कराई फर्स्ट, तो वो थी सिर्फ मेरी, जो कि मेरा सर्विस सेंटर था वहाँ से। उसके अलावा जितनी भी मेरी सर्विस थी, टोटल सर्विस आज तक मेरा एक ही मैकेनिक है, मैं उसी से सर्विस कराता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि इसके आज तक अच्छे से आज तक वर्क कर रही है। कि आप हरदम मैकेनिक एक ही रखो, क्योंकि उसको अच्छे से पता रहता है कि आपकी बाइक में क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत सेट हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम क्या काम करना है, क्या नहीं करना।
मैंने फर्स्ट टाइम ये बाइक देखी थी मूवी में, रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान थे। तो अनुष्का शर्मा इसको जब राइड कर रही होती है तब, और उसके बाद एक बार मैंने इसको अपने यहीं पे लोकली देखा था, बड़ी अच्छी लगी। मैं बोला यार बाइक लूंगा तो यही लूंगा। तो फाइनली फिर ये बाइक मैंने 2015 में परचेज करी। बाकी रही बात इसकी कि इसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं या नहीं, तो कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा बहुत इशू रहता है। जैसे मेरे यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है उसमें तो कभी इसके पार्ट्स नहीं मिलते। अभी जैसे इसका आप मीटर देखोगे, मीटर का वायर जो है वो खराब हो चुका है। अच्छा। हाँ, तो इसकी वजह से भी मीटर चालू नहीं है। तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। जैसे आता है तो उसको लगवाता हूँ। बाकी मेट्रो सिटीज के अंदर तो पार्ट्स में कोई इशू है नहीं इतना बड़ा, क्योंकि करोल बाग जिंदाबाद। लेकिन अगर उसके अलावा बाहर कहीं रहते हैं, जैसे मतलब कुछ रिमोट लोगों एरिया का से, कंसर्न रहता है हाँ, कि भाई मुझे जेन्युइन पार्टी लगा, तो मतलब इन शॉर्ट आपका भी एक्सपीरियंस यामाहा में कुछ अच्छा रहा नहीं? पार्ट्स को लेके हाँ बोल सकते हो, मतलब जो सर्विस सेंटर है उसको लेके बोल सकते हो, लेकिन इस बाइक की परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। अनबीटेबल परफॉर्मेंस है। 150 सीसी में बेशक पावर थोड़ा कम है बाकी जो आज की बाइक है उनके हिसाब से, लेकिन जो बैलेंसिंग है, जो इसका मोनोवर है, बाकी जो भी है, ये बाइक आउट ऑफ द मार्क है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि देखो आप भी व्लॉगर हो, मैं भी व्लॉगर हूँ, जाहिर सी बात है आपने इसके ऊपर में राइड्स करी होगी, तो क्या क्या दिक्कतें आई, और मतलब आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन, जैसे मैं भी उन्हीं का मारा हूँ कि 400 सीसी बाइक चला गया, बंदे पागल हो रखे हैं कि 600 सीसी 700 सीसी या फिर 1000 सीसी, आपको क्या लगता है कि ये सूटेबल है 150 सीसी आज भी, या फिर सच में ही पावर की नीड होती है? डिपेंड करता है कि आप कहाँ राइड कर रहे हो, और सिंगल राइड कर रहे हो, सोलो कर रहे हो, या फिर आप पिलियन के साथ कर रहे हो। अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो प्लेन्स में तो कोई इशू नहीं है, इस बाइक में अच्छे से आप इसको राइड करोगे, इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा। इसी बाइक को लेके आप पिलियन के साथ राइड करते हो माउंटेन्स पे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पावर का लैक फील होगा, क्योंकि पिलियन के साथ ऑलरेडी 100+ वेट हो जाता है। फिर ऊपर से आपका थोड़ा सा सामान वगैरह बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, तो वही है कि आप कहाँ राइड करते हो वो मैटर करता है। जैसे तो आज की डेट में देखा होगा स्कूटी भी लद्दाख पहुंच जाती है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेरे को एक ही फोकस है कि यार पावर ही नहीं है, तो मैं ये चीज़ नहीं मानता। अब मुझे आपसे पूछना है कि इसके अंदर में आपने कौन से पार्ट्स चेंज किया है? ऑब्वियसली बात है वियर एंड टियर तो हुआ ही होगा, ठीक है, मानता हूँ इंजन बहुत रिलायबल है, बट उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिकली कौन सा पार्ट चेंज हुआ है, या फिर नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या चीज हुआ है, तो वो चीज आप मुझे बताओ। अभी तक एक्चुअली इसका क्या है कि इंजन तो एक बार भी इसका नहीं हुआ है ऑपरेट, या जो भी मतलब आप बोल लो, इंजन का कुछ भी काम नहीं हुआ कभी है। हुआ ही नहीं काम, बस बेसिक मोबिल ऑयल वगैरह जो। बाकी इसमें एक बार इसका क्लच प्लेट डलाया आज तक, एक बार। यार वो तो जेन्युइन बनता भी है, एक ही बार डला है, एक बार, 1.5 लाख किलोमीटर में एक बार बस। जनरली कंपनी, पता है आप लोग को एग्जांपल दे दूं, कोई भी 150 सीसी की सेगमेंट होती है ना, तो उसके अंदर में कंपनी 30 से 35 हजार किलोमीटर के बाद बता देती है, मैनुअल बुक में लिखा रहता है कि क्लच प्लेट आपको चेंज करवा लेनी चाहिए। एंड अगर उस चीज को कंसीडर करें तो कम से कम 30 बार इसका क्लच प्लेट चेंज हो जाना चाहिए। तो भाई स्टिल एक ही बार चेंज हुआ, तो सच में बहुत बड़ी आज भी अराउंड 8 साल हो गए, तो अभी तो फिलहाल मीटर इसका बंद है, तो वो भी मैं दिखा नहीं सकता। बाकी कुछ दिन पहले तक भी ये मीटर चालू था, तो आज भी ये बाइक 100+ टच कर जाती है इजी। हाँ ओ भाई, सिंगल जैसे अगर मैं इसको राइड करता हूँ तो ये आज भी 100+ टच कर जाती है। मेरे लिए ठीक है, मेरे को डेली ऑफिस जाना होता है, आना होता है। बाकी टूरिंग के लिए मेरे पास एक दूसरी बाइक है, वो भी मेरे पास यामा ही है, यामा 250। उसको भी लेने के पीछे यही रीजन था कि यार यामा का इंजन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तभी मैंने वो 250 ली। तो जो भी मेरी राइड्स होती हैं अब तो मैं खैर उसी से करता हूँ। बाकी ऑफिस से आने जाना, डेली यूज करने के लिए इसे इस्तेमाल हाँ ये। अच्छा, इसमें ऐसा कौन सी जो चीज है जो आपको लगा हो कि यार मुझे इसने बहुत ही ज्यादा तंग किया इन 8 सालों में, कि वो चीज ऐसी होती है, कुछ होता है पार्ट जो आपको बार बार ही, जैसे मेरी बाइक है उसके अंदर में चेन सेट में आवाज आती है, चाहे कुछ भी कर लो कोई इलाज नहीं। रॉयल एनफील्ड की जो बाइकें होती है उसमें ज्यादातर, जैसे मेरे दोस्त की जो शूट कर रहा है भाई हमारा कैमरामैन, तो बलूजा की बाइक में इंडिकेटर का बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कुछ भी कर लो इंडिकेटर पीछे के टूटे जाते हैं। तो कोई ऐसा पार्ट जिसने बड़ा तंग किया और कंप्लेंट करी हो, कोई मतलब कुछ रेजोल्यूशन ना मिला हो?
कोई ऐसी पार्ट इसके अंदर में? ऐसा तो मेरे को तो कोई लगा नहीं। एक दो बार हाँ इसमें टाइमिंग चेन का इशू आया था, बट उसको रिजॉल्व कर दिया गया था। सेकेंडली ये है कि जैसे कि बाकी का पता नहीं, बट मेरे एरिया में ना ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर पीछे कोई प्लेन बैठा है और जैसे ही मैंने वो स्पीड ब्रेक क्रॉस किया तो ये बाइक नीचे से लगती है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस का। हाँ, वो ऐसा कुछ हुआ है कि आपको शॉकर में कुछ प्रॉब्लम आई हो, जैसे लीक हो गया हो या फोक हाँ, सील टूट गई हो, या फिर ये तो जनरल चीजें हैं। ये चीजें मैं इस चीज में कंसीडर नहीं करता कि भाई मेरी बाइक में दिक्कत है। अब ऑब्वियसली बात है कि 8 साल में शॉकर तो लीक हो ही जाएंगे। हाँ लीक हुए, और वो अराउंड हुए हैं मेरे हिसाब से 2 बार हुए हैं, 2 या 3 बार। वो आपकी राइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये आप कहाँ राइड कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ का जो एरिया है वो लास्ट 3 साल से वो रोड बन ही रहा था। अच्छा। तो डेली उसके ऊपर बाइक राइड होगी तो रोड भी थोड़ा बहुत खराब था। तो कहीं ना कहीं वो इशू था जिसकी वजह से 2 से 3 बार शॉकर जो लीक हुए थे। तो बाद में उसको मैंने रिफिल करा लिया था, बट इंजन को लेके मेरे को आज तक कोई भी ऐसा इशू प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन जो हर इंडियन का रहता है, कितना देती है आज भी? ये फ्यूल इंजेक्टर नहीं है, हाँ, कार्बोरेटर है। हाँ, तो इसका मेरे को जो एवरेज आता है अराउंड 28 से 32 के बीच में आता है। इतना कम? हाँ, मतलब अभी एजिंग की वजह से? एजिंग की वजह से बोल सकते हो। स्टार्टिंग में 35 से अब आता था। अच्छा। आज की डेट में 28-30, आप मतलब 25 से 30 के बीच में आप मान के चलो। तो 25 से 30 आज ये अभी भी देती है। हाँ। और जब स्टार्टिंग में थी तब कितना देती थी? अराउंड 35 to 40 के बीच में आराम से दे देती। हाँ। अच्छा, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि भाई अगर मतलब ऑब्वियसली बात है, जनरेशन अभी रनिंग में ये वाला नहीं मिलेगा, इसका भी जेन 2 आ चुका है जिसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं और जेन 3 भी आ गया। जेन 3 भी आ गया। वैसे आप क्या कहते हो कि आज भी इस जनरेशन में ये बाइक मिल रही है? तो अगर जिसका टाइट बजट है, 150 सीसी में अभी वैसे भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपका क्या कहना है कि इस कंपनी की बाइक को लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्या चीज ध्यान रखना चाहिए? अगर आपका कंसर्न है रिलायबिलिटीज को लेकर के तो आप जा सकते हो विद एनी डाउट यामा के साथ। R15 हो, चाहे वर्जन 2 to वर्जन 3 हो इसका FZ का, चाहे FZ 250 हो, MT हो। MT तो बहुत ही कमाल की है और हो सकता है कि जल्दी हम भी ले लें। तो आप तो MT3 ले रहे हो, 300 सीसी। MT-03 FZ 250 को निकाल देंगे, फिर वो वाली लेंगे। रीजन उसका भी लेने का सेम ही है कि भाई मतलब आपका यामाहा से इतना लगाव हो चुका है कि अब दूसरे पे ट्रस्ट होगा ही नहीं। अरे किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा। लोगों के 18-20 हजार रुपए इंजन खुल जाते हैं, मेरा तो फिर भी 1.5 लाख चल गया। मेरी जो FZ 250 है, किसी दिन मौका मिला तो आपके उसका मीटर चालू है। तो इसका वो तो, कितनी चली है? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। किसी दिन वो ब्लॉग में उसको फीचर करेंगे। उसका ऑलमोस्ट 85,000 वो बाइक चल चुकी है, वो भी। हाँ, और उस बाइक के साथ लद्दाख पिलियन हो चुका है, मेरे भाई ने किया था। उस बाइक के साथ स्पीति 2 बार पिलियन हो चुका है। टोटल होगी कितनी, 3 राइडें हो गई है। ये है पिलियन। चौथा एक अलग से सेपरेटली मनाली किया गया था, वो भी पिलियन। भाई 4 हो गया। कितनी सारी राइड करी है उस पे। 5वां चितकुल किया गया था सोलो राइड, वो मैंने किया था। फिर स्पीति किया मैंने 2 बार उससे, वो भी मतलब मैं इंडिविजुअली उसको राइड कर रहा था, मेरे साथ मेरे बाकी ग्रुप थे। उसके बाद फिर मैंने जीबी किया, उसके बाद फिर मैंने धर्मशाला किया। तो ऑलमोस्ट 12-13 राइड वो उस बाइक से हो चुकी है, जिसमें से 4-5 है पिलियन, बाकी हैं अकेले में। तो देख सकते हो कितनी सारी उससे राइड हो चुकी है। कभी कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आई माउंटेन्स के ऊपर। हाँ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस का फील होता है जब आप माउंटेन के ऊपर एलिवेट करते हो। देखो 250 सीसी की बाइक है। हाँ, वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। चलो टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, फिलहाल इसकी बात करें। जिस दिन वो वाली बाइक कंसीडर करेंगे। हाँ, जिस दिन अच्छा, वो वाली इस बाइक, पे आपने कौन कौन सी राइड करी है? इस पे मैंने ज्यादा राइडें नहीं करी हैं। जैसे एक मैंने करा था इस पे जयपुर का राइड। हाँ। फिर मैं आगरा गया। देन मैं एक बार इससे अजमेर भी गया था। ये हो गया इस साइड का। अगर बात करें उत्तराखंड साइड की तो इससे देहरादून हो गया एक, फिर उसके बाद एक हो गया ऋषिकेश 2, और इस साइड हिमाचल की बात करें अगर तो एक हो गया मेरा क्या नाम है इसका, पालमपुर पहला, दूसरा धर्मशाला। उसके बाद फिर मेरी वो वाली बाइक आ गई थी। तो जब हैवी बाइक आ जाती है, इतनी राइड्स तो मैंने भी नहीं करी अपनी बाइक लेके। तो भाई जब हैवी बाइक आ जाती है तो फिर लोग मतलब नॉर्मली ये रहता है कि हैवी बाइक के साथ ही राइड करते हैं। फिर वो एक आदत भी बन जाती है आपको, क्योंकि आपको खुद ही कंफर्ट नहीं लगता। लोगों को फिर रहता है कि भाई यार नई बाइक है, इससे राइड करते हैं। तो फिर मैंने इसको घर में रखा।
बाकी आसपास जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। पार्ट्स कॉस्ट है, मतलब अगर जैसे अगर दूसरे 150 सीसी के बाइक से कंपेयर किया जाए तो कॉस्टली है और इजीली अब इस वाले मॉडल की अवेलेबल हो जाती है बाहर से। मैंने लोगों से मोस्टली ये मतलब चीजें सुनी है कि यार यामा की बाइक ले तो लें, पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बट बिलीव मी पिछले 8 साल में मेरे को नहीं लगा कि इसके पार्ट्स महंगे हैं। अब जैसे आप इसका मीटर ही आप ले लो तो चलो मीटर पे नहीं जाता वो भी, फिर भी चलो 3-4 हजार रुपए का है नॉर्मली, इतने का आता है क्योंकि ये एलईडी और डिजिटल मीटर्स होते हैं। ये मीटर तो एक वैसे भी काफी महंगा सेगमेंट हो जाता है। एक नॉर्मल पे चलते हैं, जैसे इसका इंडिकेटर है, इसका इंडिकेटर ही 100 रुपीज का है। अच्छा। हाँ, और दूसरा अगर इसके हैंडल की बात करें तो हैंडल इसका 350 रुपए के आसपास का है, तो ज्यादा इतना महंगा भी नहीं है। लोगों को पता नहीं क्या है कि जो भी मतलब लोगों के अपने अपने कंसर्न होते हैं, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता। पहला हो गया ये। दूसरा आपने पूछा कि आउट ऑफ द मार्केट मतलब लाइक करोल बाग जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर, तो इजीली जब मर्जी जाओ आपको सारे पार्ट्स मिलते हैं। अगर जैसे यामा के आप शोरूम में जाओगे, उसके सर्विस सेंटर में जाओगे, उनके पास अगर पार्ट्स नहीं होगा तो वो आपका ऑर्डर ले लेंगे, आपका मोबाइल नंबर ले लेंगे। कहीं कहीं ऐसा है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लाइक 100 रुपीज, 200 रुपए, 300 रुपए, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितने का है। अच्छा। उसका कुछ परसेंट, तो वो आप पे कर दो। उसके बाद वो आपका फोन नंबर ले लेंगे। देन उनके पास 5-10 दिन, 8-10 दिन में जब भी आएगा, सूरजपुर से आता है नोएडा के आसपास से, तो वो आता है तो वो आपको कॉल कर देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। मतलब आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है, जिसमें मुझे ये जानना है कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। जैसे अभी तो मीटर है नहीं तो मैं मतलब एक देख नहीं सकता, मुझे तो पता ही है, बट हमारी ऑडियंस कैसे ये मान ले कि पूरी 1.5 लाख किलोमीटर, तो आप मुझे बताओ कि कैसे ये आपने कैलकुलेट किया कि 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके हैं। क्योंकि 1.5 साल पहले मैंने जब देखा था तो 90 के आसपास 90 के आसपास हो चुकी थी, जिसमें मैंने आपसे बात किया था कि मैं इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा। तूने इसको देख के ही बोला था? हाँ, मैंने उसको देख के ही बोला था कि यार इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो बहुत ही यूनिक बात है, मैंने इतनी बाइक चली हुई किसी की भी नहीं देखी। तो उस टाइम जैसे 90 के आसपास था। उसके बाद यहाँ से मेरा नोएडा ऑफिस है, तो डेली आने जाने का 120 किलोमीटर के आसपास, 60 जाना 60 आना, तो 3000 के अप्रोक्स में मंथली तो यही हो जाता है। ठीक है। तो एक साल का अप्रोक्स 35-40 हजार के आसपास ये आप पकड़ो, ये हो गया। बाकी फिर सैटरडे संडे यहाँ घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। फिर उसके बाद संडे राइड्स हो गई। संडे राइड्स में आप हमारा कहीं नहीं, मानेसर गए, उससे आगे मन्नत ढाबा है, वहाँ गए, पराठा खाया, तो वो भी आना जाना 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है। मतलब हाँ, ये तो बेसिकली यही है कि 90 वो, 40 के आसपास वो, 30 हो गया, 20 हमारा यहाँ चल गया, वहाँ चल गया। 20,000 पता ही कहाँ चलता है, वही के कुछ काम हुआ, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तो मतलब वैसे देखा जाए तो टेक्निकली अगर ये कैलकुलेशन लगा रहे तो और ज्यादा ही चल गई है। हाँ, फिर भी एक राउंड फिगर मैंने पकड़ा है। हाँ। लेकिन मैं डैम श्योर हूँ ये 150 से मतलब 1.5 लाख से, हाँ, उससे ऊपर चल चुकी है। ओके जी। तो आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिला होगा यामाहा की बाइक से रिलेटेड और ओनरशिप। भाई मेरे नोन में कोई और ऐसा बंदा नहीं है जिसने इतनी बाइक चलाई हो और इतने लंबे टाइम के लिए रखी हो। लंबे टाइम तक फिर भी लोग रखते हैं, बट होता क्या है कि वो चलाते बहुत कम है बाइक, और या फिर इतनी ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ओनरशिप एक्सपीरियंस। इस चैनल पे मेरा ये पहला ओनरशिप एक्सपीरियंस था, तो अगर कुछ गलती हो या कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी हमारे भैया का चैनल वो है, वो सब्सक्राइब कर देना, तो आ रहा होगा हैंडल, तो टूर ऑन व्हील्स के नाम से मेरे भैया का जो है वो चैनल है। तो थोड़ा बहुत ये बताएंगे अपने चैनल के बारे में, और उसके बाद हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। फिलहाल मेरा चैनल अभी बंद है, आप यही समझ लो, क्योंकि 1 साल से उस पर कोई भी वीडियो नहीं गया है। बट इसको देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं डालूं, लेकिन फिर घर आके वही कि यार कल देखेंगे। तो चैनल का नाम है टूर ऑन व्हील्स, और आशा है कि, उम्मीद है, होप सो कि जल्दी उस पर कोई वीडियो आ जाए। बाकी देखते हैं, जैसा भी रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। बाकी समीर भी मेरी जो भी वीडियोस वगैरह है उसको प्रमोट कर देता है। तो भाई देखो यार, ऐसे ही होता है, जब अच्छे इंसानों के बीच में रहोगे तो भाई अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना बनता ही बनता है। और वैसे भैया मेरे दोस्त ही है, तो भाई इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भाई स्पैम कर दो कमेंट में कि भैया वीडियो डालो, अगली वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो कब। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को क्लोज करते हैं, तो मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।